Hello guys, welcome back to our channel Economic Pie. So the topic of today is how does the USA export inflation to rest of the world, or you can say especially to the emerging economies or developing economies like India. तो ये समझने से पहले कि यूएसए किस तरीके से इन्फ्लेशन एक्सपोर्ट कर रहा है दूसरी कंट्रीज़ को, आपको ये समझना है कि इसका सबसे बड़ा रीज़न है क्या। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है डेफिसिट फाइनेंसिंग, और इन सिंपलर टर्म यू कैन से कि प्रिंटिंग ऑफ डॉलर्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर्स प्रिंट करना, यही सबसे बड़ा रीज़न है कि यूएस से दूसरी कंट्रीज़ को इन्फ्लेशन एक्सपोर्ट कर पा रहा है। ओके, बट इसको समझने से पहले, ये सारे कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको थोड़ी सी हिस्ट्री जाननी भी ज़रूरी है। तो हिस्ट्री जाननी आपके लिए क्यों ज़रूरी है? ये हिस्ट्री समझनी आपके लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके पास एक क्वेश्चन का आंसर हो, और वो क्वेश्चन क्या है कि क्या यूएसए जितना मर्जी चाहे उतने डॉलर्स को प्रिंट कर सकता है, या फिर उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है, जो कि इन्फ्लेशन एक्सपोर्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न है। तो ये समझने के लिए आपको कुछ पॉइंट समझने होंगे कि ये सब स्टार्ट कैसे हुआ, इस सब की बिगिनिंग कैसे हुई। तो सबसे पहले क्या होता था, गोल्ड स्टैंडर्ड होता था, जिसमें कि कंट्रीज यूज टू फिक्स द वैल्यू ऑफ देयर करेंसीज फॉर अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ गोल्ड। मतलब कि एक स्पेसिफिक अमाउंट होती थी गोल्ड की, और उससे अपनी करेंसी की वैल्यू को टाई करना होता था कंट्रीज़ को। जैसे कि हम यूएसए की बात करें तो यूएसए को 1.25 ग्राम्स ऑफ गोल्ड रखना होता था फॉर एवरी $1 इन एग्जिस्टेंस। मतलब कि अगर $1 आपकी करेंसी जो है वो इकॉनमी में सर्कुलेट हो रही है, मतलब $1 इकॉनमी में अगर सर्कुलेट हो रहा है, तो आपके रिजर्व्स में 1.25 ग्राम्स ऑफ गोल्ड पड़ा हुआ होना चाहिए उस $1 के लिए, राइट। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी करेंसी की वैल्यू को फिक्स कर दिया फॉर अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ गोल्ड। और ये एक बहुत अच्छी बैकिंग थी कि आपके पास, क्योंकि देखिए जो डॉलर है वो एक पेपर है, राइट, उसका कोई खुद का कोई वैल्यू नहीं है। जो ट्रू वेल्थ होती है किसी भी कंट्री की, किसी भी नेशन की, कि वो क्या होती है, जो भी उस कंट्री में गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, वही ट्रू वेल्थ है। जो करेंसी है वो तो सिर्फ एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, राइट। तो डॉलर एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, बट उसकी कोई ट्रू वैल्यू नहीं है। तो इसलिए गोल्ड जो था वो एक अच्छी बैकिंग थी। बट क्या होता है कि ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड है ये डिस्टेबलाइज होने लग जाता है जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए बहुत सारी कंट्रीज़ ने इन वर्ल्ड वॉर्स में पार्टिसिपेट किया, और वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करना कोई छोटी सी बात नहीं होती है, बहुत सारे रिसोर्सेज का डिस्ट्रक्शन होता है। तो इसी वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपनी इकोनॉमीज़ को डिस्ट्रॉय कर लिया इन वर्ल्ड वॉर्स में पार्टिसिपेट करके, राइट। बट यूएसए जो था उसकी इकोनॉमी उस टाइम बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थी। उसका रीज़न क्या था कि यूएसए ने बहुत ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड के लिए इन वर्ल्ड वॉर्स में पार्टिसिपेट नहीं किया, राइट। तो अब क्या होता है कि 44 कंट्रीज़ जो हैं वो अग्री करती हैं कि हम क्या करते हैं अब कि यूएसए का जो डॉलर है उसकी वैल्यू को एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ गोल्ड से टाई कर देते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, राइट। और फिर हम अपनी कंट्री की जो करेंसीज़ हैं उनको पैग कर देंगे या उनको टाई कर देंगे उस डॉलर से, मतलब यूएस डॉलर से, राइट। तो ये डिसीज़न लिया गया। तो इसका मतलब क्या था कि जो यूएसए जो है उसका जो डॉलर है वो वर्ल्ड की रिज़र्व करेंसी बनने वाला था। मतलब कि वो वर्ल्ड की रिज़र्व करेंसी बन चुका था कि जो भी इंटरनेशनल ट्रेड था अब यूएस डॉलर में ही होने वाला था। और इसका मतलब क्या होता है वर्ल्ड रिज़र्व करेंसी बनने का, कि अब जो दूसरी कंट्रीज थी वो गोल्ड की बजाय यूएस डॉलर को एज ए रिज़र्व रख सकती हैं, राइट। क्योंकि उन्होंने यूएस डॉलर की जो, मतलब ये जो करेंसी है उसकी वैल्यू को स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ गोल्ड से टाई कर दिया था, कि जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया कि डॉलर को उन्होंने स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ गोल्ड से टाई कर दिया। तो ये सेफ था उनके लिए कि आप अब डॉलर्स को एज ए रिज़र्व करेंसी रख सकते हैं इंस्टेड ऑफ होल्डिंग फिजिकल गोल्ड, राइट। कि अगर इसका मतलब ये भी है कि अगर आपको ज़रूरत पड़े या फिर आपको ज़रूरत फील हो तो आप जितने भी डॉलर्स आपके पास रिजर्व में पड़े हैं उन सब कंट्रीज़ के पास, वो आ करके उसके बदले में जितना टाई किया हुआ है उस वैल्यू को, उतने जो गोल्ड है वो आप लेके जा सकते हो, राइट। मतलब अगर किसी भी टाइम किसी भी कंट्री को, फॉर एग्जांपल इंडिया को फील होता है कि अब मेरे को यूएस डॉलर्स जो हैं वो रिजर्व में नहीं रखने हैं, मुझे फिजिकल गोल्ड रखना है, तो वो क्या कर सकता है, जितने भी यूएस डॉलर उसके पास हैं वो लेके जाएगा और उसके बदले में उसको उतना गोल्ड मिल जाएगा, राइट। बट ये जो सिस्टम था ये काफ़ी टाइम तक चला नहीं, और इसका सबसे बड़ा जो रीज़न था वो था डेफिसिट फाइनेंसिंग,
कि जो यूएसए जो था उसको ये सब करने के लिए कुछ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ गोल्ड ऑब्वियसली उसको रखना था, क्योंकि सबसे पहले तो उन्होंने यूएस डॉलर की जो वैल्यू थी उसको स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ गोल्ड के साथ टाई किया था, तो यूएसए को तो रखना ही था कुछ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ गोल्ड जो कि डिसाइड किया गया था। बट यूएसए क्या करता है, प्रिंटिंग ऑफ डॉलर स्टार्ट कर देता है अपने वेरियस प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए, आप ये बोल सकते हो। ओके, तो इससे क्या होगा कि जितना गोल्ड है उससे ज़्यादा, जितना डिसाइड हुआ था उस अमाउंट से ज़्यादा आपका जो डॉलर है वो सर्कुलेट हो रहा है इकोनॉमी में, राइट। मतलब गोल्ड जितना आपने डिसाइड किया था वो तो आपके पास उतना ही पड़ा है रिजर्व्स में, बट आप यूएस डॉलर को प्रिंट करते जा रहे हो, राइट। तो मतलब कि आपका जो डॉलर है वो तो ओवर वैल्यूड होगा, राइट। अब जो कंट्रीज़ थी उनको इस पे डाउट होने लगा कि जो यूएस डॉलर है उसकी तो प्रिंटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने क्या किया कि अपना वो विड्रॉ करने आ रहे थे यूएस डॉलर्स के बदले में वो गोल्ड लेके जा रहे थे, राइट। तो वहाँ से मतलब अब गोल्ड खाली हो रहा था यूएसए से। तो एक दिन प्रेसिडेंट निक्सन ने अनाउंस कर दिया कि अब हम ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड है इसको ख़त्म कर रहे हैं, यू कैन से इन द नाइसेस्ट वे पॉसिबल, उन्होंने ये बोल दिया। तो उस टाइम के बाद से फिर गोल्ड स्टैंडर्ड एबॉलिश ही हो गया, और उस टाइम के बाद से यूएस में एन नंबर ऑफ डॉलर्स की प्रिंटिंग हो रही है और इसका कोई कंट्रोल नहीं है। हमेशा सीलिंग एक डिसाइड की जाती है, उसके बाद उसको ब्रेक कर दिया जाता है, फिर एक नया सीलिंग डिसाइड किया जाता है, फिर उसको ब्रेक किया जाता है। तो मतलब डॉलर्स की प्रिंटिंग पे कोई कंट्रोल नहीं है। सो ये आप यहाँ पे बोल सकते हो। तो इस तरीके से ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड है ये एबॉलिश हो गया। अब यूएसए जो है जितना मर्जी चाहे उतने डॉलर्स प्रिंट कर सकता है, बट यूएसए के पास एक चीज़ है कि वो इंटरनेशनल रिज़र्व करेंसी है या फिर वर्ल्ड रिज़र्व करेंसी आप बोल सकते हो। जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो यूएस डॉलर में भी होता है। आपको पता है जितना भी ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं यूएस डॉलर में होता है। अगर हमको वर्ल्ड बैंक से या आईएमएफ से कहीं से भी लोन चाहिए डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए तो वो भी हमें यूएस डॉलर में मिलता है। तो यूएस डॉलर मतलब एक वर्ल्ड रिज़र्व करेंसी बन गई और ये बहुत ही बड़ी पावर होती है, राइट। तो यहाँ तक आई होप सो आपको ये हिस्ट्री समझ में आई होगी। बट प्लीज़ ट्राई टू स्टिक विद दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी एन अमेजिंग सेशन फॉर यू और आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये कहीं पे भी नहीं बताया जाएगा। सो गाइज, अगर आपको ये समझ में आ गया है कि यूएस डॉलर की प्रिंटिंग का जो सारा सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क करता है, तो आपको अब ये इजीली समझ में आ जाएगा कि यूएस से किस तरीके से इन्फ्लेशन एक्सपोर्ट कर रहा है दूसरी कंट्रीज़ को। तो इसके लिए हमको ये फ्लो चार्ट को समझना है एंड दिस इज़ रियली वेरी सिंपल। यहाँ पे हमने दो कंट्रीज़ ली हैं, कंट्री ए एंड कंट्री बी, और जो कंट्री ए है वो हमने कंसिडर किया है इंडिया को और जो कंट्री बी है वो यूएसए को कंसिडर किया है। तो अब इस फ्लो चार्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो हमारी कंट्री है इंडिया, मतलब कि जो कंट्री ए है वो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रही है यूएसए को और इंपोर्ट कम कर रही है यूएसए से। मतलब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और इंपोर्ट कम कर रहे हैं। तो इसका बेसिकली मीनिंग क्या हुआ कि जो यूएसए है वो इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है हमसे और एक्सपोर्ट हमको कम कर रहा है। मतलब कि यूएसए का ट्रेड डेफिसिट चल रहा है इंडिया से, राइट। यूएस इज इन ट्रेड डेफिसिट, मतलब उसके इंपोर्ट ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट कम हैं, ओके। और अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, इसका नेट इफेक्ट क्या होगा। इसका नेट इफेक्ट होगा जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और इंपोर्ट कम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम गुड्स को यूएसए में भेज रहे हैं और यूएसए अपनी करेंसी यूएस डॉलर को इंडिया में भेज रहा है, राइट। इसका नेट इफेक्ट यही होगा क्योंकि वो इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है तो उसको करेंसी हमको देनी पड़ेगी। नेट इफेक्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, राइट। तो हम वहाँ पे गुड्स भेज रहे हैं और वो हमको क्या दे रहे हैं, यूएस डॉलर दे रहे हैं, राइट। तो अब क्या होगा इस केस में, जब किसी भी कंट्री के एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होते हैं उसके इंपोर्ट्स से, तो उस कंट्री की जो करेंसी की वैल्यू है वो अप्रिशिएट हो जाती है, राइट। तो इस केस में भी यही होगा। इंडिया की जो करेंसी है इंडियन रुपी, उसकी वैल्यू अप्रिशिएट हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पे हम हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं कि अगर $1 पहले 80 रुपीज़ के इक्वल था, अब जो $1 है वो 40 रुपीज़ के इक्वल हो जाएगा। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड हेयर। यहाँ पे आपको लग सकता है कि डेप्रिशिएट हुई है, बट ये एप्रिसिएशन होता है क्योंकि पहले क्या था कि $1 इक्वल किसके था, 80 रुपीज़ के इक्वल था। मतलब कि हमको $1 लेने के लिए 80 रुपीज़ देने पड़ते थे और अब हम सिर्फ 40 रुपीज़ दे के $1 को ले सकते हैं। तो इट मीन्स कि हमारी करेंसी की वैल्यू अब ज़्यादा हो गई पहले के कंपैरिजन में, मतलब यूएस डॉलर के रिलेटिवली अगर हम बात करें तो, राइट।
तो करेंसी की वैल्यू अब एप्रिशिएट हो गई क्योंकि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और इंपोर्ट कम कर रहे हैं। मतलब हमको अगर हम किसी कंट्री से इंपोर्ट करें तो हमें उस करेंसी की डिमांड हो, हम यूएस डॉलर की डिमांड करें, हमारे पास डिमांड ज़्यादा हो यूएस डॉलर की कि हमें उस कंट्री से कुछ मंगवाना है, तो ऑफकोर्स हमें यूएस डॉलर में पेमेंट करनी है, राइट। बट अब हमारे यहाँ पे तो इम्पोर्ट्स ही कम है, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो यूएस डॉलर की तो इतनी डिमांड नहीं है। बट जो यूएस से है उसको इंडियन रुपये की डिमांड है क्योंकि उसने हमसे इंपोर्ट करना है, राइट। तो डिमांड यहाँ पे किसकी ज़्यादा हुई? इंडियन करेंसी की डिमांड ज़्यादा हुई। तो जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है उसकी वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा होती है, राइट। तो इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, हमारी करेंसी तो अप्रिशिएट हो गई बट एक्सपोर्ट्स हमारे महंगे हो जाएंगे अब, राइट। हम यहाँ पे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा कर रहे थे ना, बट इस इफेक्ट की वजह से क्या होगा, हमारी करेंसी जो है वो अप्रिशिएट हो गई, तो इसकी वजह से एक्सपोर्ट्स हमारे एक्सपेंसिव हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। मतलब कि अगर यूएसए ने हमसे कुछ दोबारा से इंपोर्ट करना है तो जो चीज़ पहले उसको $1 में मिलती थी वो अब $2 देने पड़ेंगे उसको लेने के लिए, तो एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो गए। अब एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे तो ऑफकोर्स फिर वो कम हो जाएंगे, हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, ओके। और यूएसए के जो इंपोर्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे जो ज़्यादा थे। तो इस तरीके से जो ट्रेड इम्बैलेंस पहले बना ना वो नेचुरली इस तरीके से बैलेंस हो जाता है, ओके। ये जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था ना कि एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं और उधर एक्सपोर्ट्स कम है, इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, ये जो नेचुरल इम्बैलेंस था वो नेचुरली अपने आप ही बैलेंस हो जाता है, जो कि हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि जो मार्केट मैकेनिज्म इस तरीके से वर्क करता है कि सब चीज़ें अपने आप सेट हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये नेचुरली बैलेंस हो जाता है जब तक कि कोई मैनिपुलेशन नहीं की जाए। अब हम ये जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मैनिपुलेशन का वो देखते हैं कि मैनिपुलेशन किस तरीके से वर्क करेगी और किस तरीके से चीज़ें चेंज होगी। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो ट्रेड इम्बैलेंस था वो नेचुरली किस तरीके से बैलेंस हो जाता है, बट मैंने आपको बताया कि अगर मैनिपुलेशन ना हो तो अब हम मैनिपुलेशन समझते हैं कि वो क्या है, और यही रीज़न है कि यूएसए इन्फ्लेशन को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो वो मैनिपुलेशन क्या है कि जैसे जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, इंडिया है, चाइना है या फिर कोई भी डेवलपिंग इकोनॉमी है, वो ज़्यादातर क्या होता है कि एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंट होती है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, राइट। तो अब ये जो इकोनॉमीज़ हैं, डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, ये अफोर्ड नहीं कर सकती हैं कि जो उनकी करेंसी है वो अप्रिशिएट हो, ओके। येस, यू हर्ड इट राइट, कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो अप्रिशिएट हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम एक्सपोर्ट डिपेंडेंट हैं, राइट। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी में, राइट। और जो सर्विस सेक्टर है, हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है क्योंकि हमें वहाँ बाहर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो दिए जाते हैं, आईटी प्रोफेशनल्स उनको सर्विसेज देते हैं, वो इसलिए क्योंकि उनको लो वेजेस पे जो हैं वो आईटी प्रोफेशनल्स मिलते हैं, ओके। तो ये किसकी वजह से है? क्योंकि हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू उसके कंपैरिजन में कम है, तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं कि हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू अप्रिशिएट हो। तो हमको क्या करना पड़ता है कि जो हमें एक्सपोर्ट करने से यूएस डॉलर्स मिले, मतलब हमने उनको अपनी गुड्स दे दी और उन्होंने हमें जो यूएस डॉलर्स दिए, मतलब कि जो पीस ऑफ पेपर है वो हमें दिया, तो हमें क्या करना होता है, अब जो एक्सपोर्टर्स हैं वो बैंक में जाएंगे, ओके, वो यूएस डॉलर्स को एक्सचेंज करने जाएंगे इंडियन रुपीज़ के लिए। तो वो जो बैंक्स हैं उनको जब वो यूएस डॉलर्स जाएंगे तो हमारे जो सेंट्रल बैंक हैं उनको अपनी जो लोकल करेंसी है, मतलब जो इंडियन रुपी है, उसको प्रिंट करना पड़ता है जितना यूएस डॉलर हमारी मार्केट में आया है, मतलब कि हमें मिला है जितना यूएस डॉलर, उतना ही हमें जो इंडियन रुपी है उसको प्रिंट करना पड़ेगा, ताकि जो यूएस डॉलर है वो हमारी करेंसी के कंपैरिजन में कहीं डीवैल्यू ना हो जाए या फिर हमारी करेंसी जो है वो अप्रिशिएट ना हो जाए। मतलब हमारी करेंसी भी अब जो है मार्केट में सर्कुलेट हो रही है और यूएस डॉलर भी सर्कुलेट हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से हम जो हैं उस जो नेचुरली जो बैलेंस बनना था वो हमने उसको बिगाड़ दिया, यू कैन से, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया अपनी करेंसी को, लोकल करेंसी को, जितना यूएस डॉलर हमें मिला। तो मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ कि मैनिपुलेशन हो गई, और जिसकी वजह से क्या होगा, अब हमारी कंट्री में ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि अगर मनी सप्लाई जो है वो ज़्यादा होगी मनी डिमांड से तो ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ओके। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको पता होगा कि मनी सप्लाई ज़्यादा होगी मनी डिमांड से तो क्या होता है, इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, लोगों को कम इंटरेस्ट रेट्स पे लोन्स मिलेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंडिंग करेंगे फिर, और स्पेंडिंग करने से क्या होगा, ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड होगी इकोनॉमी में तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, राइट।
तो बेसिकली यूएसए ने यहाँ पे क्या किया, डॉलर्स को पुश ऑफ कर दिया दूसरी कंट्री में, ओके। और वो दूसरी कंट्री जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती हमारी जो करेंसी है वो एप्रिशिएट हो जाए, क्योंकि हम एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है, ओके। तो हम अपने आप ही अपनी करेंसी को डिवैल्यू ही करना चाहेंगे, ओके, ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो सही से चलते रहें और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहे। तो इस तरीके से यूएसए ने जितना भी डॉलर प्रिंट किया था वो हमारी कंट्री में पुश ऑफ कर दिया। उसका यूएस जो डॉलर है वो तो स्ट्रेंथन्ड ही रहेगा, उनकी कंट्री में इतना कोई इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने जितना प्रिंट किया उन्होंने बाहर भेज दिया और उसके बदले में अब गुड्स ले ली। तो मतलब कि वो रियल गुड्स ले रहे हैं जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसके बदले में हमें पीस ऑफ पेपर्स जो हैं वो दे रहे हैं। तो ये पावर किसकी है, क्योंकि जो यूएस डॉलर है वो वर्ल्ड रिजर्व करेंसी है, राइट। अब जो हमारे पास यूएस डॉलर्स आए उसका आखिर हम करते क्या हैं, हम या तो हमने जो लोन्स लिए होते हैं, डेवलपमेंटल लोन्स जो हैं आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, हम उनको पे ऑफ करते हैं उससे, या फिर क्या है कि हम उससे यूएस ट्रेजरीज खरीदते हैं, राइट। तो ये कभी किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये उन यूएस डॉलर से हम ये करते हैं। अब आपके माइंड में ये भी आएगा कि हम ऐसा करते क्यों हैं, लाइक हम प्रिंटिंग ऑफ मोर लोकल करेंसी क्यों करते हैं, कि जितने यूएस डॉलर हमारे पास आए हमें क्यों उतना लोकल करेंसी को प्रिंट करना है। तो उसका रीज़न ये है कि पहली बात तो ये कि हम जितने भी लोन्स लेते हैं, डेवलपमेंटल लोन्स किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, उसके साथ कुछ क्लोजेज आते हैं कि हमें जो है अगर हमें डेवलपमेंट करनी है तो हमें लाइक एक्सपोर्ट्स के अराउंड ही करनी है, राइट। क्योंकि कोई भी जो कंट्री है, बेसिकली जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, वो चाहती ही नहीं है कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं। क्योंकि आपके माइंड में ये आ सकता है कि हम यूएस डॉलर्स रख लें और फिर वहाँ से जो है कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करें और हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कर लें, राइट, हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे फिर। बट ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो ऐसा होने नहीं देंगी, राइट। और या फिर दूसरा रीज़न आप ये भी बोल सकते हो कि हम यूएस डॉलर्स जो कि एक पीस ऑफ पेपर है उसको एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वी कैन नॉट ट्रस्ट कि ये जो यूएस से है वो किस टाइम जो है वो अपनी करेंसी को डी वैल्यू कर दे, राइट। सो दिस इज़ द सेकेंड रीज़न। सो आई होप सो यू माइट हैव अंडरस्टूड कि किस तरीके से जो यूएस से है वो रियल गुड्स तो हमारे से ले लेता है और उसके बदले में हमें यूएस डॉलर्स दे देता है, जो कि पीस ऑफ पेपर है। और आपको मैं एक ये भी बता दूं कि जो यूएस है वो 1971 से ट्रेड डेफिसिट में चल रहा है, ओके। मोस्टली जो ट्रेड डेफिसिट है जो यूएसए का दूसरी कंट्रीज़ के साथ, वो 1971 के बाद है। मतलब वहाँ उस टाइम जो है गोल्ड स्टैंडर्ड एबॉलिश हो गया था। तो आप बोल सकते हो कि कितना आयरॉनिक है ये चीज़ कि गोल्ड स्टैंडर्ड जब से एबॉलिश हुआ तभी से यूएसए ने क्या किया है, दूसरी कंट्री से वो इंपोर्ट ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है, राइट। तो दिस इज़ रियली आयरॉनिक। कभी आप सोचिए इस चीज़ पे कि ऐसा क्यों है, क्योंकि ऑफ कोर्स जो गोल्ड स्टैंडर्ड था उसने कंट्रोल किया हुआ था कि यूएसए जो है वो अपनी मर्ज़ी से जितने मर्जी डॉलर्स जो हैं वो प्रिंट नहीं कर सकता। बट अब ये चीज़ जब रही ही नहीं है, हमें मतलब जो यूएस डॉलर है वो उस टाइम से वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बन गया जब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ वर्ल्ड वॉर्स के बाद, और उसको बेनिफिट मिल रहा है अब तक, क्योंकि अब हम जो भी इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं वो सारा का सारा यूएस डॉलर्स में होता है, राइट। अब कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो ट्राई कर रही हैं कि हम एक पर्टिकुलर करेंसी में ट्रेड करने की, यूएस डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में, बट दिस इज़ नॉट रियली वेरी इजी टास्क। सो आई होप सो यू फाउंड दिस सेशन यूजफुल। अगर आपको कुछ भी यूजफुल लगा इस सेशन में, देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस सेशन के रिगार्डिंग, देन प्लीज़ ड्रॉप योर क्वेरीज इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। आई विल ट्राई टू आंसर देम। Thank you so much for watching.